प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, एंड दिल्ली विच इज द हाईएस्ट लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। अर्बन लाइफस्टाइल स्पेशली दिल्ली टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आशीष सबरवाल। ही इज अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। 14 साल एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव स्टडी इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम मायामी यूएसए। ही लैंड्स अप डायरेक्टली इन अ पॉडकास्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के ऊपर कि प्रोस्टेट कैंसर फैलता कैसे। एक ना मिथ है कि अगर तुम अपना प्रोस्टेट हटा दोगे यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। मैं पहले ना एक मिथ बर्स्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? बिफोर आई स्टार्ट द पॉडकास्ट आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ कि प्रोस्टेट कैंसर इज ओनली फॉर मेन, women have nothing to do with it. Is it yes, correct? वन थिंग विच वुमेन का बहुत बड़ा रोल है कि आदमियों को अवेयर करना कि ये चीज़ आपको टेस्ट करनी चाहिए, बिकॉज मेन आर यूजली लेजी एंड वुमेन बेसिकली एनकरेज द मेन कि आप जाके टेस्ट करो। I remember you saying me that the number of breast cancer patients is equal to prostate cancer patients. But awareness of breast cancer is more because ladies ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होती है कि हमारे को अपना प्रिवेंशन करनी है, हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं होती है सब। men usually get busy in their work, they don't take care for their health. ठीक है। तो इस वजह से वुमेन का रोल है कि जब आप टेस्टिंग पे जाओ अपने हस्बैंड को भी लेके जाओ, अपने पार्टनर को भी लेके जाओ कि आप भी अपने प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करो। सो डेफिनेटली दैट इज द रोल, बट या अ वुमेन कैन नॉट सफर फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर इन अ बॉडी। देयर इज नो प्रोस्टेट इन वुमेन। सो जैसे मेल्स में यूट्रस नहीं होता, राइट, फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होता। सो कैन वी डायरेक्ट आवर पॉडकास्ट इन अ डायरेक्शन की इफ समवन इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट she can get a knowledge of prostate properly कि भाई if you are suffering from it or you're not suffering from it, but it will bring you the in-depth awareness. Can we guide this podcast to it? Yeah, definitely, because many patients who contact me, it's not that the patients themselves contact me, because 60 years 70 years के जो patient होते हैं वो कितना YouTube देखते हैं, but उनके जो बच्चे हैं, their daughters, their sons, they see the thing and then they contact me. So it has to be like that. Guys, before I start, this is a little serious thing and I do not want to build an energy कि आप थोड़ा डर के इसके ऊपर आओ, but this is more like an awareness that I want you to be with me in this podcast। और हम इसमें ऐसी चीज़ें अनफोल्ड करेंगे जो नहीं पता नॉर्मल लोगों को, और आपको उसके लिए गूगल करना पड़ता है, या फिर वी हैव अ प्रोफाउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द हाउस हु नोज इन डेप्थ ऑफ इट and he's a prostate cancer specialist. So why not? Let's watch it. All right, ladies and gentlemen, this is a Pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. Dr. Ashish Sabharwal in the house. Sir, you are a prostate cancer specialist in Apollo Hospital. Yes. By the way, how's life? Very good. Sir, मुझे ना before I jump into what is prostate and everything, I'm an engineer person, so I want you to teach me like a kid. Okay. ठीक है? But before we jump into that, how do you actually deal with when you see a lot of people coming to you only for diseases only? तो अपना mental state आप कैसे रखते हो? Mental status is neutral. Okay. I don't get overexcited. I don't get scared. I don't get anxious about it. Like when the patient comes to me, तो मैं उनकी सारी reports देखता हूँ और उसके बाद जो भी report है उसको step by step discuss करता हूँ और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। इट इज़ अ न्यूट्रल थिंग। आई विल नॉट बी वेरी एक्साइटेड, बट ऑब्वियसली आई एम कॉन्फिडेंट कि आई विल बी एबल टू ट्रीट देम वेल। तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, पेशेंट भी समझते हैं कि आप ठीक डॉक्टर के पास आए हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई मेरा रिएक्शन नहीं होता। कभी कभी ना डॉक्टर्स को कोल्ड कहा जाता है बिकॉज दे डोंट शो एम्पैथी। हाँ, तो वही जो न्यूट्रल जो आप बोल रहे हो। बट व्हाई इज इट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? लाइक डू यू डेवलप इट ओवर द years of experience, working experience, or is it something which is intentional that you guys do?
नो इट इज़ लाइक वी हैव बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, वही चीज़ बार बार। तो हम जो चीज़ आपके लिए शॉकिंग है कि मेरे को एकदम से प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हो गया, मेरे लिए तो वो शॉकिंग नहीं है। कई पेशेंट जो आते हैं जिनका मैंने, हो सकता है कि जो पेशेंट अभी आया उससे पिछला वाला पेशेंट जो आया उसका और भी ज़्यादा अग्रेसिव डिजीज़ होए, तो मैं पेशेंट को ज़रूर बताता हूँ कि अभी आपसे पहले जो पेशेंट आए थे उनका तो इतना PSA था, आपका तो अभी कुछ भी नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी। ओके सो ये सब चीज़ें होती है। जब मैंने इतने सारे पेशेंट्स देख लिए, मेरे को इतना शॉकिंग है वो नहीं लगता। व्हेन द पेशेंट कम, उसको प्रॉब्लली लग रहा होगा कि जब मेरी रिपोर्ट देखी तो व्हाई इज द डॉक्टर नॉट शॉक्ड दैट आई हैव गॉट प्रोस्टेट कैंसर, बिकॉज इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। बट समथिंग विच इज शॉकिंग फॉर द पेशेंट वो ऑब्वियसली मिले नहीं होगा, बिकॉज मैं उस दिन ऑलरेडी 10 पेशेंट उस चीज़ के देख चुका हूँ। okay that's a nice view, or maybe camera turned, POV turned to the other side of the table. अच्छा, so we'll start with a very basic, ठीक है? Dr. Ashish Sabharwal, help me understand what is prostate and how it is important in men's lifestyle. ओके, सो बेसिकली आपको इजी समझने के लिए, सबको यूट्रस के बारे में पता है, जहाँ से बच्चा दानी होती है, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं। तो फीमेल्स में जैसे यूट्रस होता है, मेल्स में प्रोस्टेट होता है। ठीक है। प्रोस्टेट एक छोटा सा वॉलनट साइज, अखरोट के साइज का ग्लैंड होता है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन के रास्ते के बीच में आता है। ब्लैडर जो होता है वो है, जैसे आपको जब यूरिन की सेंसेशन होती है तो पेट के नीचे वाले पार्ट में आपको थोड़ी पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, सेंसेशन होती है, तो वो वहाँ पे ब्लैडर होता है। उसके बिल्कुल नीचे प्रोस्टेट होता है। तो वो वॉलनट साइज ग्लैंड होता है। एज के साथ उसका साइज बढ़ जाता है तो वो रास्ते को थोड़ा ब्लॉक करता है, तो उसमें यूरिनरी ब्लॉकेज हो जाती है। ओके प्रोस्टेट का नॉर्मल जो काम होता है वो स्पर्म्स को नरिशमेंट देना है। ओके स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस से होता है, जो बॉल्स होती हैं स्क्रोटम के अंदर। लेकिन वो स्पर्म्स हेल्दी कैसे रहेंगे, जो नरिशमेंट मिलती है वो प्रोस्टेट में फ्लूइड निकलता है, उससे वो नरिशमेंट मिलती है। ओके तो प्रोस्टेट का ये काम है। तो यंग एज में तो उसका काम है, लेकिन ओल्ड एज में 50 साल के बाद जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपको और बच्चे नहीं करने, तो प्रोस्टेट का कोई काम नहीं है। Does men's lifestyle decide the health of a prostate? यस डेफिनेटली, मल्टीपल फैक्टर्स। नंबर वन, जो अर्बन लाइफस्टाइल है, जैसे ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाना, या वेट गेन होना, या फैटी फूड्स खाना, ज़्यादा रेड मीट खाना, ये सारे प्रोस्टेट का साइज बढ़ाते हैं, उसमें अननेसेसरी टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है और उसमें प्रोस्टेट डिजीज ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट कहा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर भी ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जो लोग ज़्यादा फैटी फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, Okay. और फैटी हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उन सब में प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। Is there a number that इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? यस, सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। हाँ जी। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर पूरे इंडिया में देखेंगे, इंक्लूडिंग रूरल, गांव में और अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, तो हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। ओके। लेकिन अगर आप बिग सिटीज़ में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, इज डबल, या फ्रॉम द रेगुलर पॉपुलेशन। एंड दिल्ली विच इज़ द हाईएस्ट, हर लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। सो अर्बन लाइफस्टाइल, स्पेशली दिल्ली, टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। पहला तो अर्बन लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंड दूसरा अर्ली डायग्नोसिस। लोग ज़्यादा टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा उनके टेस्ट हो रहे हैं, उसमें रिपोर्टिंग, जब डायग्नोसिस होता है तो रिपोर्टिंग बेटर हो रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे कैंसर नहीं है, लेकिन गांव में कोई PSA टेस्ट नहीं करता, कोई कभी डायग्नोसिस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि कैंसर है भी कि नहीं है। तो एक तो रिपोर्टिंग बेटर है, और दूसरा अगर आप रिपोर्टिंग भी करो कि मुंबई में भी फुल रिपोर्टिंग हो रही है और दिल्ली में भी, फिर भी दिल्ली में ज़्यादा है बिकॉज द अर्बन लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। वही जो आपसे बात हो रही थी कि आप एक्सरसाइज कम करोगे, फैटी फूड ज़्यादा खाओगे, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाओगे, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, ये सब ज़्यादा खाओगे, तो उससे प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम US और इंडिया से कंपेयर करें तो जितने भी प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स US में डायग्नोस होते हैं उसमें सिर्फ 10% उस स्टेज में डायग्नोस होते हैं जब वो इनक्योरेबल होते हैं, एडवांस स्टेज में होते हैं।
बट इंडिया में जब प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है 50% ऑलमोस्ट पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो इनक्योरेबल है, एडवांस स्टेज में हो चुकी है. सो इंडिया में एक तो कैंसर बढ़ भी रहा है और अग्रेसिव कैंसर, एडवांस कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है. How many stages of prostate are there? देर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. स्टेज 1 and 2 जो होता है वो प्रोस्टेट के अंदर ही होता है कैंसर, लेकिन स्टेज 3 में प्रोस्टेट से थोड़ा बाहर जा रहा होता है और स्टेज 4 में प्रोस्टेट से निकल के दूसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी We'll चले talk जाता in है. depth of this. We'll talk in depth of this. The prostate cancer is the last thing. उससे पहले कुछ डिजीजेस भी होती होंगी, जनरल डिजीजेस ऑफ प्रोस्टेट. या तो मतलब मुझे एक बार जर्नी पे लेके चलना कि हाउ डू यू लुक एट प्रोस्टेट, और इफ समवन कम्स अप टू यू तो कि ये डिजीजेस हैं, कॉमन डिजीजेस इन इंडिया फॉर द मिडिल क्लास पीपल, व्हाट आर दोस? सो प्रोस्टेट की 3 डिजीज होती हैं. एक तो प्रोस्टेट में स्वेलिंग, उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं. यंग एज में 30-35 की एज में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. प्रोस्टेटाइटिस की वजह से यूरिन में प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिन में जलन होती है, यूरिन रुक रुक के आता है. ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या नॉन इन्फेक्शियस नर्व पेन की वजह से भी हो सकता है. तो एक तो प्रोस्टेटाइटिस है, इसका ट्रीटमेंट बेसिकली दवाइयाँ ही होता है, दवाइयों से कंट्रोल होता है. दूसरा जो प्रॉब्लम होती है जो ओल्ड एज में होती है वो एनलार्ज प्रोस्टेट. जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो यूरिन के रास्ते में रुकावट करता है, तो उसकी वजह से उसके सिम्टम्स होते हैं कि साइज़ बढ़ गया, उसकी वजह से यूरिन रुक रुक के आ रहा है, यूरिन की धार कम आ रही है, एक बारी में पूरा खाली नहीं हो रहा, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, रात को बार बार उठना पड़ता है. लोग 3-4 बारी 5 बारी रात को उठते हैं. तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है और वो यूरिन में ब्लॉकेज करता है. और तीसरी चीज़ जिसका हम आज डिस्कस कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली 50 साल के बाद कॉमन है, बल्कि अब मैं काफ़ी यंग पेशेंट्स भी देख रहा हूँ. पिछले 1 ईयर में मैंने ऑलमोस्ट 4-5 पेशेंट्स देखे हैं जिनका एज 40 थी, 45 थी, एंड दे वर डायग्नोज विद प्रोस्टेट कैंसर. तो अब यंग एज में और ज़्यादा अग्रेसिव कैंसर्स भी डायग्नोज हो रहे हैं, बट यूजुअली 50 की एज के बाद प्रोस्टेट कैंसर होता है. प्रोस्टेट कैंसर के लिए साइज़ बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साइज़ प्रोस्टेट में भी ये कैंसर बन सकता है. अर्ली स्टेजेस में सिम्टोमेटिक नहीं होता, कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए कैंसर अर्ली स्टेजेस में मिस हो जाता है. अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी चीज़ भी है. तो अगर आपको पता होगा तो 50 साल के बाद आपको एक ब्लड टेस्ट होता है PSA, वो वाला टेस्ट करना होता है. उसमें अगर हाई आए तो फिर कैंसर का डर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को टेस्ट करने चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है. ओके. तो एक डिजीज़ है प्रोस्टेट कैंसर. सो ये 3 डिजीज़ हैं, प्रोस्टेटाइटिस, एनलार्ज प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर. एक ना मिथ है कि अगर तुम अपना प्रोस्टेट हटा दोगे यू विल नॉट बी द सेम पर्सन. It's a myth, or is it medically okay to remove prostate after say certain age, or if they have had the baby? सी द थिंग इज़ कि बड़ा लॉजिकल चीज़ है कि अगर आपका प्रोस्टेट कोई काम ही नहीं है तो पूरा प्रोस्टेट ही हटा दो, ठीक है. लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट जो होते हैं जिनको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर आगे हो सकता है, तो प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि ब्रेस्ट हटा दो. लेकिन प्रोफाइलैक्टिक प्रोस्टेटेक्टमी मतलब कि आपका कैंसर डायग्नोज भी नहीं हुआ, लेकिन आपको बस डर लग रहा है कि कैंसर बन जाएगा बाद में, तो इसलिए मेरे को निकाल देना चाहिए. तो इतनी मेजर सर्जरी बिना डायग्नोसिस के नहीं हम लोग यूजुअली करते. प्रोस्टेट कैंसर को ठीक स्टेज पे डायग्नोज करने के लिए बड़े सिंपल टेस्ट हैं. PSA टेस्ट है. PSA अगर नॉर्मल रहेगा तो कैंसर का कोई रिस्क नहीं है. तो अगर आपको इतना ही डर लग रहा है कि कहीं हमारे को आगे कैंसर ना हो जाए, तो एक बड़ा सिंपल ब्लड टेस्ट है कि आप PSA टेस्ट करो. वो 2 ml ब्लड को ड्रॉ करके, और किसी भी लैब में वो टेस्ट हो सकता है, कोई रिलायबल लैब में, और 10 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है. ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है, 500-600 रुपीज़ का टेस्ट होता है. और रिपोर्ट में अगर PSA वैल्यू नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर PSA बड़ा हो तो फिर कैंसर हो सकता है, उसमें भी हमेशा नहीं होता. तो क्योंकि एनलार्ज प्रोस्टेट में भी PSA बढ़ जाता है, इन्फेक्शन में भी PSA बढ़ जाता है. तो ये सब चीज़ें रूल आउट करके अगर कैंसर ही निकलता भी है तो उसको उस टाइम पे ट्रीट कर सकते हैं. बिना डायग्नोसिस के हमारे को प्रोस्टेट निकालने नहीं चाहिए. ओके. सो मैं जो इससे एक की कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ, द पीपल अबव 50 years should, I think, must go for a PSA test. Yes. It's just 500-600 rupees. Yeah. And if they find something which is out of the box, out of the boundary, तो वो consult the doctors. Yeah.
definitely. I'll leave in the link in the description box to Ashish Sabharwal's clinic and other things where you can find the phone numbers and email address if you feel like you want to contact and get a consultation. PSA की काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं. लाइक काफ़ी बारी पेशेंट्स का PSA 4.55 जो नॉर्मल रेंज है PSA की वो 4 है. 4 से कम अगर होए तो इट इज़ इन द नॉर्मल रेंज. 4 से ज़्यादा होता है तो उसमें कैंसर हो सकता है. कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका PSA 7 था. मैंने उनको देखा था तो मैंने बायोप्सी रिकमेंड करी थी, उसमें कैंसर आया है. तो अब हम आगे ट्रीटमेंट उसका प्लान कर रहे हैं. लेकिन उनसे मैं बात कर रहा था तो ही हिमसेल्फ इज़ अ डेंटिस्ट. तो उनको अवेयरनेस ही प्रोस्टेट कैंसर की, तो इसलिए उन्होंने PSA टेस्ट किया था अपने आप. तो जब उन्होंने PSA टेस्ट किया और वो यूरोलॉजिस्ट के पास गए और उस टाइम PSA 4.5 था, तो वो मेरे को कल बता रहे थे कि उस यूरोलॉजिस्ट के पास उन्होंने दिखाया PSA, तो वो यूरोलॉजिस्ट हंसने लगा कि आपने PSA टेस्ट कराया ही क्यों है. ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफ़ी यूरोलॉजिस्ट को, जनरल डॉक्टर्स को, इन सबको प्रोस्टेट कैंसर की इंपॉर्टेंस, प्रोस्टेट कैंसर की अवेयरनेस नहीं है. उन्होंने ऐसे हंस के उसको टाल दिया और उनको बोला आप दवाइयाँ लो और उसका मेरे को बाद में दिखाना. सो जब आपका डॉक्टर भी आपको ऐसे बोलता है कि यू डोंट हैव टू वरी, तो फिर पेशेंट भी रिलैक्स हो जाता है. फिर कोई सीरियसनेस रही नहीं गई. फिर कोई सीरियस ही नहीं रह गई. उसके बाद उसने फिर से एक बारी PSA कराया 7. तो जब PSA 7 आया तो फिर उसने मेरे पास आए, तो फिर मैंने बोला कि PSA 7 इज़ हाई, तो आपको इसके लिए MRI कराना चाहिए और बायोप्सी करानी चाहिए. तो उन्होंने MRI कराया. MRI के अंदर भी एबनॉर्मल एरिया आया प्रोस्टेट के अंदर, और उसके बाद बायोप्सी कराई, उसमें कैंसर आया. तो ही वॉज़ वेरी थैंकफुल कि आपने मेरा कैंसर डायग्नोज कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने तो इस मेरे 4.5 PSA को निगेट ही कर दिया था कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. और आप सोचिए कि उसकी एज अभी 53 है. इन्होंने 2 साल पहले जब दिखाया था तब इनका PSA 4.5 था, तो उस टाइम वो 51 के थे. तो 51 से 2 साल में 7 हो गया. कैंसर बढ़ रहा है, मतलब ऑब्वियसली PSA बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है. 53 में और भी कोई इग्नोर कर देता उसको, तो 60 साल में क्या होता. ये तो PSA तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. हो सकता है PSA 20 हो गया होता, 30 हो गया होता, बाकी टेस्ट कराते उसमें कैंसर फैल चुका होता. तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को भी, और इनफैक्ट जनरल डॉक्टर्स को और इवन यूरोलॉजिस्ट को, कि आप लोग कैंसर को इग्नोर मत करो, हाई PSA को इग्नोर मत करो. हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन हमारे टेस्ट तो करना चाहिए कि ये कैंसर है भी कि नहीं है. अगर नहीं है कैंसर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कैंसर हो भी सकता है तो उसका फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए. कैन प्रोस्टेट कैंसर लीड टू डेथ? यस, it is one of the most common cause of death in men due to cancer. Okay. हर साल 2 लाख लोग पूरे इंडिया में मरते हैं प्रोस्टेट कैंसर से, डेथ हो जाती है. ठीक है. इट इज़ दिस सीरियस टू टॉक अबाउट इट. या ठीक है. सर मुझे ना एज अ वेरी लेमैन मुझे आप अंडरस्टैंड कराइए, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट इफ समवन डजंट गो फॉर अ टेस्ट, और मे बी ही इज इन द अर्ली एज 40s to 50s के बीच में है, व्हाट आर द सिम्टम्स वन कैन लुक एट कि ये प्रोस्टेट से रिलेटेड डिजीजेस हैं? या सो जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में जब प्रोस्टेट भी इलाज नहीं है तो कोई सिम्टम ही नहीं होगा, क्योंकि सिम्टम तो तभी होगा अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, वो यूरिनल ब्लॉकेज करेगा. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही कि आपको सिम्टम ना भी हो तो PSA टेस्ट करना चाहिए 50 की एज के बाद, क्योंकि काफ़ी बारी एसिम्टोमेटिक कैंसर हो सकता है. बट इसके अलावा सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मैं जो बेसिक एक पंच लाइन बोलता हूँ पेशेंट्स को कि आप यूरिन की प्रॉब्लम्स को हल्के से ना लो. कोई भी यूरिन प्रॉब्लम कैंसर हो सकती है. अगर हम इसको डिटेल में करेंगे तो यूरिन का बार बार आना, कई लोग कहते हैं कि मेरे को यूरिन हर 2 घंटे बाद आता है, मैं यूरिन होल्ड ही नहीं कर सकता, एक बार यूरिन लगे तो मेरे को भागना पड़ता है, या रात को बार बार जाना पड़ता है, 2 बार 3 बार 4 बार हमारे को रात को उठना पड़ता है, या यूरिन की धार मेरी कम हो गई है. पहला मेरा यूरिन बहुत दूर तक गिरता था, बिल्कुल पास में पैरों के पास गिरता है. उसके बाद यूरिन पूरा एक साथ नहीं आता, कट कट के आता है. उसके बाद मेरे को जोर लगाना पड़ता है यूरिन खाली करने के लिए, या यूरिन करने का लगता है कि मेरा पूरा खाली नहीं हुआ. तो ये सारे यूरिन सिम्टम्स हैं. काफ़ी बारी यूरिन में ब्लड आना, ये भी एक कैंसर का सिम्टम होता है. आपका यूरिन आ रहा है, उसमें बीच में क्लॉट्स आ गए, धब्बे आ गए, लाल रंग का ब्लड आ गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स हैं. इसके अलावा कई लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, वो भी एक प्रोस्टेट कैंसर का सिम्टम है. ओके. इसके अलावा कई लोगों को बैक एक होती है, और कोई सिम्टम ही नहीं होता बैक एक, वो कैंसर पीठ में बैकबोन में स्प्रेड कर गया होता है, इसलिए फिर बैक एक होती है. तो काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए थे बैक एक के लिए, उन्होंने टेस्ट करे, उसमें PSA बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने मेरे पास रेफ़र किया कि प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए. सो और कोई सिम्टम भी ना हो, अगर आपको बैक एक हो रही है, लोअर बैक एक आफ्टर एज ऑफ 50, इट कुड बी साइन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर.
सर प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए गिव मी सम टिप्स, लाइफस्टाइल टिप्स और हैबिट टिप्स प्लीज। ओके, सो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 6 हेल्दी हैबिट्स बोली थी जो हम फॉलो करें तो प्रोस्टेट कैंसर एंड फॉर दैट मैटर किसी भी कैंसर से हम प्रिवेंट होते हैं। तो वो चीज़ें, एक तो ईटिंग मोर कलर्ड फ्रूट्स मतलब जैसे बेरीज हो गए, ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, इसके अलावा वेजिटेबल्स, देन अवॉइडिंग फैटी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, चीज़ी फूड्स, पिज़्ज़ाज हो गए, बर्गर्स हो गए, ये सब अवॉइड करो, फ्रेंच फ्राइज हो गए, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। इसके अलावा ड्रिंकिंग मोर टी एंड कॉफ़ी। ड्रिंकिंग मोर टी एंड कॉफ़ी से एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ईटिंग मोर ऑफ चिकन एंड फिश एंड अवॉइडिंग रेड मीट, दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स अगेंस्ट प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा मेंटेनिंग अ प्रॉपर वेट, गेटिंग ओवर वेट लीड्स टू मोर प्रोस्टेट कैंसर एंड मोर अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, जो आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं जो कैंसर से फाइट करते हैं। इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग, द स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, एवरीथिंग आर कॉज बाय स्मोकिंग, सो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। एंड एल्कोहल इन मॉडरेशन। तो अगर आप यही सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो ये कैंसर सोसाइटी भी बोलती है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो यू कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर एंड फॉर दैट मैटर मेनी अदर कैंसर्स ऑफ द बॉडी। Is it a मतलब has there been any study which gives you evidence कि smoking caused cancer and death rather than a person who didn't smoke? या जो माउथ कैंसर हो, आपने कभी सिगरेट का वो पैकेट देखा है? उसमें वो पूरा दैट इज अ ट्रुथ। मतलब लोग आते हैं अपना पूरा यहाँ पे मुंह गला हुआ है, अंदर ओरल कैविटी कैंसर हो गए, गले के कैंसर हो गए स्मोकिंग की वजह से, ब्लैडर कैंसर हो गए, बहुत पेशेंट्स आते हैं। Okay sir, if इट इज सो सीरियस कि आप सिगरेट के कार्टन पे भी अब गवर्नमेंट ने वो डालना शुरू कर दिया, तो इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। बिकॉज देखो क्या है कि सिटी में तो फिर भी आप वो पी रहे हो ना, सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट में फिर भी कुछ फिल्टर होता है, राइट। जो गाँव में तो वो बीड़ी पीते हैं उसमें कोई फिल्टर ही नहीं है, वो सीधा ही टोबैको इज गोइंग इन एंड इट कॉज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। बट दैट डजंट मीन कि यू से कि मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ तो सब कुछ सही है। हाँ सर अगर कोई इंसान आपके पास आया है जिसको ही डायग्नोज हिमसेल्फ कि मेरा PSA खराब आया है, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स यू गाइस टेक, व्हाट आर द जर्नी यू गाइस टेक? सो देखिए, PSA कभी कभी लैब एरर भी होता है कि PSA एकदम से रैंडम सारे टेस्ट करे, उसमें एक PSA भी कर लिया और हाई आ गया। तो एक सिंगल PSA हाई आने से ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज हम लोग एक बार सबसे पहले तो रिपीट कराते हैं PSA। तो जब पेशेंट आता है कि PSA मेरा फॉर एग्जांपल 7 है, तो मैं उसका एक बार PSA रिपीट करूँगा और साथ में यूरिन टेस्ट भी करूँगा, क्योंकि काफ़ी बारी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से वो PSA बढ़ता है। ओके। तो अगर PSA फिर से रिपीट में भी हाई आया है और यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं है यूरिन टेस्ट में, तो फिर डेफिनेटली उसमें थोड़ा वरीसम बात है। तो उसके लिए फिर हम लोग MRI टेस्ट करते हैं। ओके। MRI टेस्ट करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। काफ़ी बारी बिना यूरोलॉजिस्ट के पास जाके पेशेंट्स GP से जाके अपना MRI टेस्ट लिखवा लेते हैं, बट यूरोलॉजिस्ट के पास जाके रेक्टल एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट में अगर कोई गांठ हुए तो उससे भी पता चल रहा है कि कैंसर है। तो वो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से ही देखते हैं। इसके अलावा MRI टेस्ट करते हैं, उसमें ग्रेडिंग आती है कि कैंसर पायरेट 1 है, पायरेट 2 है, स्कोर आता है, तो जितना रिस्क है उसमें कैंसर होने का। तो अगर PSA भी हाई है, उसमें भी पायरेट 3-4 लीजन आ रही है MRI में, और रेक्टल एग्जामिनेशन में कोई नोड्यूल आ रहा है, तो ये सब अगर फाइंडिंग्स आते हैं तो हमारे को आगे बायोप्सी करनी चाहिए। ओके। क्योंकि हमेशा ये सब चीज़ों की कैंसर की वजह से नहीं होती, किसी और चीज़ की वजह से होती है। कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है वो बायोप्सी ही है। ओके। तो प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, उसमें टिश्यू निकालते हैं, उस टिश्यू से पता चलता है कि कहीं कैंसर है कि नहीं है, और अगर कैंसर है तो उसके फिर आगे टेस्टिंग करते हैं कि किस स्टेज पे कैंसर फैला है कि लोकलाइज्ड है, तो अकॉर्डिंगली उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। सर हम इस पॉडकास्ट के अंदर ना बहुत बार PSA टर्म यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड? आई वेंट विद यू, अच्छा दैट्स अ टेस्ट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज PSA? PSA एक ब्लड टेस्ट होता है। जैसे हम रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं आम से ब्लड लेके, तो 2 ml ब्लड से ये टेस्ट हो सकता है। इसके लिए खाली पेट की ज़रूरत नहीं होती है, और किसी भी स्टैंडर्ड लैब में सारे लैब्स ये PSA टेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कोई स्पेशलाइज्ड लैब है, क्योंकि कॉमन टेस्ट है। और रिपोर्ट 5-6 घंटे में आ जाती है, कई लैब्स में तो 3 घंटे में आती है, कई लोगों के लैब्स में अगले दिन आती है, बट आ जाती है, मतलब विदिन 24 आवर्स हर लैब में आ जाती है।
कॉस्ट इसकी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लैब्स 500 से लेकर 1000 रुपये तक की कॉस्ट होती है. इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट. और इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं इससे बड़ा तो नहीं है, कहीं कैंसर तो नहीं है. तो आइडियली 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को PSA टेस्ट करना चाहिए. Okay. And can someone self volunteer himself कि मैं जाके PSA टेस्ट करा रहा हूँ, किसी ने उसको रेकमेंड नहीं किया, उसको कोई सिम्टम नहीं है, जस्ट आउट ऑफ एक साइकोलॉजिकल येस के लिए कि मैं सही हूँ, कि एक इंसान जाके अपना टेस्ट करा सकता है? हाँ, मतलब काफ़ी लोग तो आजकल सीधा लैब्स में जाते हैं कि मेरे को अपना हेल्थ चेकअप कराना है. वो पूरे 30 पेज के पूरे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, उसके सारे डायग्राम आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है. तो उसके अंदर आप इजीली बोल सकते हो मेरा PSA टेस्ट भी कर लो. तो लेकिन जो लोग PSA अपने आप कर रहे हैं उनको समझ आना चाहिए कि जो नॉर्मल रेंज है इज़ लेस देन 4. अगर कभी PSA 4 से ज़्यादा है तो उसको लाइटली नहीं लेना. यू हैव टू कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट. गाइडलाइंस ये होती हैं कि अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, प्रोस्टेट कैंसर की, तो फिर आप 50 की एज के बाद PSA टेस्टिंग कराओ. लेकिन अगर आपके जैसे फादर को या ब्रदर को या कोई ब्लड रिलेशन को प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर होने का. तो इसलिए आपको 40 की एज के बाद PSA टेस्टिंग करानी चाहिए. ठीक है. अगर इंडिया के आप फिगर्स देखो तो मोस्ट कॉमनली जो कैंसर्स डायग्नोस हो रहे हैं वो आफ्टर एज ऑफ 60 होते हैं. ओके. तो अगर किसी का 50-55 में कैंसर अगर डायग्नोस हो जाता है दैट मीन्स इट मोस्ट लाइकली विल बी इन द अर्ली स्टेज जब हम ट्रीट कर सकते हैं उसे. अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जो डायग्नोस हो चुका है एंड द लास्ट पार्ट इज यू आर प्रिपेयरिंग हिम फॉर द बायोप्सी. डायग्नोस नहीं, जिसका PSA हाई है. ये राइट. हाँ, एंड यू आर एक्चुअली टेस्टिंग हिम फॉर द बायोप्सी की जस्ट टू गेट अ श्योरिटी ऑफ इट. सो आप उसको काउंसिल कैसे करते हो? व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज़ अ डेडली डिजीज. हाथ पाँव हिल जाएंगे पूरे. सो सी द थिंग इज कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज काफ़ी पेशेंट जब आते हैं कि PSA बढ़ा हुआ है दे आर कन्फ्यूज्ड. उनको लगता है मेरे को कोई सिम्टम तो है नहीं, मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है. मतलब इट्स समथिंग लाइक जैसे मैं नॉर्मली जाऊँ और अपना टेस्ट कराऊँ PSA और वो हाई आ जाए तो ऑब्वियसली पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी कि ये हो क्या गया मेरे को. PSA मेरा कैसे हाई हो सकता है क्योंकि और तो कोई सिम्टम है नहीं मेरे को. सो काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं. देन उनको होता है कि हम बायोप्सी कराएं नहीं कराएं. कई लोगों को ये भी डर होता है कि हम बायोप्सी कराएं तो उससे कैंसर फैल तो नहीं जाएगा. क्योंकि वो नीडल से जाएगी तो वहाँ पे कैंसर टिश्यू में लगेगी तो वो कहीं कैंसर फैल तो नहीं जाएगा, ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं हो जाएगा. तो एक तो मैं सबसे पहले पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है. नीडल ट्रैक से कैंसर सीडिंग का या कैंसर को फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेस देन 1% होते हैं चांसेस. इट इज़ वेरी वेरी रेयर. बट देखा गया कि जिन्होंने बायोप्सी कराई है उनका डेफिनेटली हमारे को एग्जैक्ट स्टेजिंग पता चलती है, एग्जैक्ट ग्रेड पता चलता है कैंसर का, और अकॉर्डिंगली हम बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनकी लाइफ बेटर होती है. तो बायोप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल कुछ टेस्ट आए हैं, MRI आया है, पेट स्कैन आया है, जिससे कई लोगों को जिनको ज़्यादा डर लग रहा है बायोप्सी का तो बिना बायोप्सी के भी अगर बाकी सारी चीज़ें काफ़ी पॉइंटिंग है कि कैंसर ही है तो ये सारे टेस्ट करके हम लोग सीधा ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं. बट फिर भी बायोप्सी एक सिंपल टेस्ट है, वो आपको कराना चाहिए. कैसे करते हैं? बेसिकली अगर कोई ब्लड थिनर पे है तो ब्लड थिनर्स 4-5 डेज़ बंद करने पड़ते हैं. और अगर यूरिन इन्फेक्शन तो उसको ट्रीट करनी पड़ती है पहले. अगर किसी को पाइल्स है या कोई रेक्टल प्रॉब्लम है तो उसमें जब हम प्रोब डालते हैं तो उसमें पेन हो सकती है, तो पहले से ही बताना है. तो हम लोग नॉर्मली बायोप्सी को लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, बट इन पेशेंट्स की हम जनरल एनेस्थीसिया में फुल सुला के कर सकते हैं जिससे कि पेन ना होए. बायोप्सी वाले दिन पेशेंट सुबह आता है, ब्रेकफास्ट खा के आ सकता है, खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है. और जब पेशेंट आएगा उसको डे केयर में एडमिट कर देंगे. एडमिट करके एंटीबायोटिक्स डालते हैं, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स डालते हैं, IV एंटीबायोटिक्स. और उसके बाद रेडियोलॉजी में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम लोग बायोप्सी करते हैं. सिंपल टेस्ट है, 5 मिनट्स लगते हैं. बेसिकली अल्ट्रासाउंड प्रोब डालते हैं रेक्टम में जहाँ से स्टूल पास करते हैं. उससे पेन नहीं होता. जैसे कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है ना तो भारी भारी लगता है नीचे, तो बायोप्सी का जब प्रोब डालते हैं वही वाली फीलिंग होती है, इससे कोई पेन नहीं होती है. उसके बाद पूरे प्रोस्टेट से 12 टाइम्स बायोप्सी लेते हैं, 12 साइट से, और वो सारी जो टिश्यूज़ बाहर निकलते हैं उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. प्रोसीजर के बाद पेशेंट फिर से वार्ड में आएगा, 3-4 घंटे रेस्ट करता है, एक बार यूरिन कर ले, कुछ चाय कॉफ़ी पी ले, इज़ कम्फर्टेबल, उसके बाद वो घर जा सकता है. तो बायोप्सी में डरने की कोई बात नहीं है. इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि क्योंकि हम रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट के अंदर जा रहे हैं तो एक 2% चांस होता है कि इन्फेक्शन हो जाए. इन्फेक्शन के लिए हम लोग
सारी प्रिकॉशन लेते हैं, प्रोसीजर से पहले भी एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, और प्रोसीजर के बाद हम लोग IV एंटीबायोटिक्स देते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और जो भी बायोप्सी करते हैं पूरी स्टेराइल एनवायरनमेंट में करते हैं जिससे इन्फेक्शन ना होए, और उसके बाद फिर डिस्चार्ज के बाद भी एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। फिर भी कई लोगों को अगर सीरियस इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग पहले से ही वार्न करके रखते हैं, अगर कोई भी सिम्टम हो तो आप इमीडिएटली हमारे को कॉन्टैक्ट करें, तो हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके और इंजेक्शंस देंगे, उससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, थोड़ा बहुत यूरिन में, स्टूल में या सीमेन में ब्लड आना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। बहुत थोड़ा आता है, उससे कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत ब्लड आना बिल्कुल नॉर्मल है, जो अपने आप 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो बायोप्सी बहुत ही लो रिस्क प्रोसीजर है और इसे डरना नहीं चाहिए, इससे आपको डायग्नोसिस होएगा और उससे हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। How much does a usually biopsy test cost? बायोप्सी कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़। मतलब this is average. या And does this get covered in your insurance as well? जो होता है बायोप्सी डज नॉट गेट कवर्ड इन इंश्योरेंस, क्योंकि टेस्ट होता है, इंश्योरेंस डज नॉट कवर टेस्ट्स। ये बड़ा अलग दुनिया है। हाँ, सो ये होता है कि जो पेशेंट्स भी ये पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, तो व्हाट आई टेल देम कि अगर यूजुअली इंश्योरेंस ऑल्सो कवर्स बिफोर 1 मंथ एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट के कॉस्ट, तो उसी में जब ये टेस्ट आ जाते हैं तो फिर वो रिइम्बर्समेंट हो जाती है। ओके, या विद द इंश्योरेंस। सर जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, एक टर्म आया ग्लीसन ग्रेडिंग। या कैन यू शेड सम लाइट, बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोस्टेट। या तो what exactly it is, उसको ना लेमन में समझाना, तो क्योंकि when I researched about it, it just went over my head. राइट। ग्रेडिंग ऑफ द कैंसर इज समथिंग कि कैंसर कितना अग्रेसिव है। Okay. मतलब कि जब हम बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी का भी यही मेन काम है कि आप जब टिश्यू निकालोगे उसमें देखोगे कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है। तो एक तो जब पेशेंट के कैंसर डायग्नोस होता है, उसका पहला डर होता है कि कैंसर बॉडी में फैला तो नहीं है। ठीक है, बॉडी में फैलना जो होता है उसको स्टेजिंग बोलते हैं, कि स्टेज 1 जो होता है वो लोकलाइज होता है, और जो बॉडी में फैल चुका है वो स्टेज 4 होता है। लेकिन अगर किसी का स्टेज 1 कैंसर है, तो ऐसे भी कैंसर होते हैं जो लो रिस्क होते हैं, जिनसे अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी करोगे तो लाइफ नॉर्मल चल जाएगी, तो ट्रीटमेंट करवाई क्यों। और कई ऐसे कैंसर होते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो लाइफ थ्रेटनिंग है, आपको डेथ हो सकती है। तो ये लो रिस्क कैंसर जो लो ग्रेड कैंसर होता है, और हाई रिस्क कैंसर कौन सा है, वो ग्लीसन ग्रेडिंग से समझ आता है। अगर आपको सिंपल मैं बताऊं कि एक नॉर्मली पेपर में मैं समझाता हूँ, अगर एक नॉर्मल सेल बिल्कुल राउंड है, सो हम लोग ग्लीसन ग्रेडिंग की बात करेंगे। आप मान लीजिए बॉडी का ये एक नॉर्मल सेल है। ओके। तो कैंसर के सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कोई कैंसर का सेल कोई और भी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, और कोई बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारे कैंसर के सेल होते हैं। तो जब हम बायोप्सी करते हैं तो 12 पीसेस लेते हैं। Okay. और उस पीसेस में कौन से टाइप का सेल सबसे ज़्यादा कॉमन है उसको हम ग्लीसन स्कोरिंग करते हैं। ठीक है। तो जो इस टाइप के कैंसर सेल मिलते हैं उसको ग्लीसन ग्रेड 3 बोलते हैं, और इसके ग्लीसन ग्रेड 4 बोलते हैं, और इसको ग्लीसन ग्रेड 5 बोलते हैं, और इसकी स्कोरिंग करते हैं। तो अगर मोस्ट कॉमनली अकरिंग सारे 3 है तो 3+3 हो सकता है, या 3+4 हो सकता है, या 3+5 हो सकता है, या 4+4 हो सकता है, या 4+5 हो सकता है, या 5+5 हो सकता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि 3 सबसे ज़्यादा है, या 3 या 4 एक साथ हैं, या 4 या सबसे ज़्यादा है, या 4 और 5 एक साथ है। तो ऐसे करके ग्लीसन जो होता है वो 6, 7, 8, 9, ये भी 8 हो गया, ये 9 और ये 10। तो 6, 7, 8, 9 और 10 ग्लीसन सिर्फ 6 से 10 तक हो सकता है। ठीक है। जो पेशेंट्स का पीएसए होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। कई कैंसर के पेशेंट मैंने देखे उनका 2000, 3000, 4000 भी पीएसए पहुंच जाता है। 0 से लेके 4000 तक की रेंज है। ओके। लेकिन ग्लीसन ग्रेड जो होता है वो 6 से लेके 10 तक ही होता है। तो अगर किसी का ग्लीसन 6 कैंसर होता है उसे लो ग्रेड बोलते हैं, या लो रिस्क कैंसर बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी का ग्लीसन 7 होता है तो उसको इंटरमीडिएट रिस्क बोलते हैं, मतलब बीच का। ठीक है। ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है, कम अग्रेसिव भी नहीं है, बट बीच का है, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। और जो 8, 9 और 10 होते हैं ये सारे हाई रिस्क कैंसर्स होते हैं। ओके। हाई रिस्क मतलब कि इन कैंसर्स में फैलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन कैंसर्स में डेथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो स्पेशली 8, 9, 10 कैंसर्स होते हैं ग्लीसन के, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके।
तो जो हमने बताया 6 आया है, दैट इज इन द अर्ली स्टेज, वेरी लो ग्रेड, तो उसमें यू डोंट नीड टू टेक एनी एक्शन, वो इंसान अपना जी सकता है नॉर्मल? नहीं, उसमें भी डिपेंड करता है कि आपके PSA कितना है। ओके। सिर्फ ग्लीसन ग्रेड ही नहीं होता, PSA भी होता है। अगर सपोजिंग किसी का ग्लीसन ग्रेड 6 है और PSA भी 3-4 है, तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज है। उसमें अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना तो फिर भी आप उसको क्लोज फॉलोअप कर सकते हो, देख सकते हो PSA बढ़ तो नहीं रहा है या कुछ। बट दैट गाय मस्ट स्टे ऑन द अलर्ट कि वो Yes, चेकअप कराई जा उसको रहा है। एक्टिव सर्वेलेंस बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं कराओ, लेकिन आप हर 3 महीने में 6 महीने में अपना PSA टेस्ट कराते रहो। हो सकता है कि हर साल आपको बायोप्सी भी करानी पड़े, लेकिन इसके भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप नहीं कराओगे। आपने ग्लीसन जब बायोप्सी करी है तो बायोप्सी में छोटे छोटे पीसेस आप लेते हो, पूरे इतने बड़े प्रोस्टेट में छोटे छोटे पीसेस ले रहे हो, उसमें ठीक रिपोर्ट आई है नहीं आई है। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कहीं पे ग्लीसन 7 कैंसर हो, ग्लीसन 8 कैंसर हो, और वो मिस हो गया है बायोप्सी में, और आप उसको ट्रीटमेंट ना कराओ और बाद में कैंसर फैल जाए। तो ये सब एक्टिव सर्वेलेंस के रिस्क होते हैं। बट फिर भी कई लोग होते हैं, उनको दिमाग में होता है मेरे को सर्जरी भी नहीं करानी, रेडिएशन भी नहीं करानी, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना। तो अगर आपका PSA बहुत लो है तो आप वेट कर सकते हो। बट वही अगर ग्लीसन 6 है लेकिन आपका PSA 10 है, 8 है, 9 है, तो बहुत हाई PSA है। कई लोगों का PSA 20 होता है, 30 होता है, तो दे आर वेरी हाई PSA। तो जो अग्रेसिव कैंसर होते हैं उसको सिर्फ ग्लीसन से नहीं डिटरमाइन करते, उसको ग्लीसन और PSA से, दोनों से करते हैं। तो अगर किसी का लो रिस्क ग्लीसन आ रहा है, ग्लीसन 6 आ रहा है, लेकिन PSA 20 है, 30 है, तो उसको फिर भी हाई रिस्क ही मानेंगे, तो हाई चांसेस है कि वो फैल जाए। ठीक है। लेकिन बिफोर दैट सर, अगर समवन इज स्कैर्ड टू गो इन द बायोप्सी, सो आर देयर अदर स्कैन्स एज वेल कि कोई इंसान ले सकता है? सो बेसिकली जैसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है और उनको बायोप्सी से डर लग रहा होता है। सो आजकल एक तो MRI आया है, सो मल्टी पैरामीट्रिक MRI, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रास्ट और ये सब डाल के जहाँ जहाँ कैंसर होएगा वो लाइट अप होता है एरिया। ओके। तो देखा गया है कि अगर किसी का PSA हाई है और ये रेक्टल एग्जामिनेशन में भी कोई हार्ड नोड्यूल है, और अगर हम MRI करें और वहीं हार्ड नोड्यूल के अंदर आपका MRI में अपटेक भी आ रहा है, तो उसमें ऑलमोस्ट 93% चांस होता है कि वो कैंसर ही होगा। फिर भी 100% नहीं है, याद रखना, 100% नहीं है, लेकिन 93% है कि वो कैंसर हो सकता है, ओके, विदाउट डूइंग द बायोप्सी, क्योंकि 100% के लिए तो बायोप्सी ही है। और अगर हम MRI के साथ PET स्कैन को भी ऐड कर लें, वो भी एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है कि हम लोग PSA में डायरेक्ट डालते हैं और जहाँ जहाँ कैंसर होता है वो वहाँ पे लाइट अप करता है। ओके। तो हाई PSA, रेक्टल एग्जामिनेशन और MRI में भी वहाँ पे गांठ आ रही है, पायरेट 3, पायरेट 4, पायरेट 5 आ रहा है, और वहीं पे PET स्कैन होता है, PET स्कैन में भी वहाँ पे अपटेक आ रहा है। तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट 98-99% हो जाता है कि ये कैंसर ही है, विदाउट इवन डूइंग द बायोप्सी। ओके। तो अगर आपको बायोप्सी नहीं करनी है और आपको सिर्फ इन टेस्ट से ही आपको डायग्नोसिस बनाना है, तो वो भी हो सकता है, 98-99% है कि वो कैंसर ही होगा। और एक चीज़ की जो बायोप्सी का डिसीजन हुआ था कि बायोप्सी करनी चाहिए, गाइडलाइंस बनी थी, वो गाइडलाइंस पुरानी है, मे बी 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, कि बायोप्सी एक गाइडलाइन बन गई कि हमारे को हर प्रोस्टेट में बायोप्सी करनी पड़ती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंसर्स हैं, जैसे कि ब्रेन कैंसर है। ब्रेन कैंसर में हम डायग्नोसिस के लिए कभी बायोप्सी नहीं करते, हम लोग MRI इमेजिंग से उसका डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। आपने कभी सुना है कि ब्रेन के अंदर नीडल डाल के बायोप्सी कर रहे हैं? कभी नहीं करते ना। वैसे किडनी कैंसर में हम लोग कभी बायोप्सी करके डायग्नोसिस नहीं बनाते, CT स्कैन करके, MRI करके हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हैं कि बायोप्सी करनी चाहिए, और आज से 10 साल बाद कोई हमारा अगर पॉडकास्ट देखेगा, हमारा वीडियो देखेगा, उस टाइम तक बायोप्सी ऑब्सोलीट हो चुकी है। ओके। कि इमेजिंग इतनी एडवांस हो गई है कि हम लोग डिसीजन आ जाए कि 100% हम लोग इन इमेजिंग से ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, बायोप्सी की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी चीज़ को हम मान के चलें कि अगर हमारे को क्लिनिकली लग रहा है कि हार्ड गांठ आ रही है, रेक्टल एग्जामिनेशन में PSA बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट में MRI में भी वो नोड्यूल आ रहा है, PET स्कैन में भी वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल एरिया आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 99% तो हम इसलिए बोले ना क्योंकि हमने बायोप्सी को 100% माना हुआ है। अगर बायोप्सी को हम भुला दें तो फिर भी ऑलमोस्ट 100% हो ही जाता है कि बिना बायोप्सी के हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं। गॉट इट। सो अगर मैं सोचूं कि मैं बायोप्सी क्यों अभी रेकमेंड करता हूं, अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेडिको लीगल, कि कल को अगर मैं कोर्ट में मेरे को कोई ले गया कि आपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, आपने बायोप्सी करी थी कि नहीं, तो मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने क्यों नहीं बायोप्सी करी थी।
आई कैन नॉट जस्टिफाई इट, क्योंकि किताबों में अभी भी लिखा हुआ है कि आप प्रोस्टेट बायोप्सी करो उसके बाद ही ट्रीटमेंट करो। लेकिन ये किताबें कौन अपडेट करता है? एक आपकी कोई वो होगा, इंस्टीट्यूट होगा? हाँ मतलब यूएस में किताबें लिखी जाती हैं and वहीं पे बहुत इंडिया research- का खुद का कुछ ऐसा नहीं है जैसे यूएस लीड इन दिस कि मेडिकल में बायोप्सी करो एंड दे टेल यू द लॉज ऑफ इट, Yeah. अनसेड लॉज। नहीं, अभी तो हम लोग जो टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं वो अमेरिकन ऑथर्स ने लिखी हुई है। इंडिया में कोई ऐसी लोकल टेक्स्ट बुक नहीं आई है। डेफिनेटली उस टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ब्रिटिश रिसर्चर्स ने लिखा है, काफ़ी बारी इंडियन रिसर्चर्स भी उसके अंदर आती हैं कि अपडेट कि इन लोगों ने 10,000 केस करे थे तो उसमें ये फाइंडिंग आई है, ऐसे ऐसे करके। सो अभी काफ़ी डिस्कशन हो रही है, कॉन्फ्रेंसेज में इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि हमारे को बायोप्सी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। काफ़ी इस पे बातें हो रही हैं, रिसर्चेस भी हो रही हैं कि कितना वैलिडिटी है। मैंने भी काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया है, बिना बायोप्सी करे हम लोगों ने ट्रीट किया है। बट ऑब्वियसली हम लोग उनसे पूरी कंसेंट्स लेते हैं, वो भी सारा कुछ समझते हैं। उनको 10 बार ही बोलता हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बायोप्सी करानी है आप करा लो, बट वो फिर भी बार बार कहते हैं नहीं हमारे को बायोप्सी नहीं करानी है, हमारे को सीधा सर्जरी करानी है। तो कराते हैं वो, और उसमें कैंसर निकलता है जब हम प्रोस्टेट को पूरा निकालते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। तो क्लिनिकली जो फाइंडिंग्स आती हैं, इमेजिंग पे फाइंडिंग आती हैं, दे आर क्वाइट रिलायबल। बायोप्सी एक्चुअली गिव्स यू द फील ऑफ इट कि इट इज रियली देयर। ग्रेड जो हमने ग्लीसन की बात करी, वो ग्रेड सिर्फ बायोप्सी से ही पता चलता है। And the MRI doesn't tell you that. No, it doesn't so tell. anywhere biopsy is upper than this. I mean, if you look at the Yeah, but when we are planning कि बिना बायोप्सी के हम ट्रीटमेंट करें तो हम लोग सर्जरी का सोच रहे हैं। तो सर्जरी में तो हम पूरा प्रोस्टेट निकालते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते ही हैं। राइट। सो बायोप्सी हम बिल्कुल ओमिट नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, देयर आर सम पेशेंट जिसको जो कहते हैं हम बायोप्सी भी नहीं कराएंगे और हम लोग ट्रीटमेंट भी नहीं कराएंगे, या ऐसा ट्रीटमेंट कराएंगे जैसे कि रेडिएशन कराएंगे या एक्टिव सर्वेलेंस, तो वो सब बिना बायोप्सी के नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रेडिंग तो करनी ज़रूरी है। जो आपने बोला फील का तो इतना नहीं होता, लेकिन ग्रेडिंग जो होती है, ग्लीसन ग्रेडिंग होती है, वो सिर्फ बायोप्सी के टिश्यू से ही मिलती है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकालते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो उसमें फिर ग्रेडिंग आ जाती है। हाउ डू यू डिफाइन द स्टेजेस ऑफ अ प्रोस्टेट कैंसर एंड उनके बेसिस पे हाउ डू यू ट्रीट पीपल? प्रोस्टेट में तो प्रोस्टेट में ये है कि बाहर फैल चुका है, कितना फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैला है कि सिर्फ उसके आसपास ही फैला हुआ है। तो अगर जो प्रोस्टेट के अंदर ही होता है कैंसर, उसको या स्टेज 1 या स्टेज 2 बोलते हैं। जो प्रोस्टेट से थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है, जैसे कि सराउंडिंग सेमिनल वेसिकल्स में चला गया। सो स्टेजिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर का मतलब है कि कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर लोकलाइज्ड है कि कहीं बाहर भी फैला हुआ है। ठीक है। तो आप मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे प्रोस्टेट होता है और ये यूरिन पैसेज है। ठीक है। पीनस यहाँ पे होती है और यहीं पे टेस्टिकल्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों को टेस्टिकल्स प्रोस्टेट लगता है, बट टेस्टिकल्स अलग होती हैं और प्रोस्टेट यहाँ पे होता है ब्लैडर के अराउंड। तो कोई कैंसर्स होते हैं जो प्रोस्टेट के बिल्कुल अंदर होते हैं। ओके। जो प्रोस्टेट के अंदर होते हैं ये स्टेज 1 होते हैं। ओके। प्रोस्टेट के पीछे यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स हैं जो सीमन बनाती है, जो हम डिस्चार्ज के टाइम पे सीमन निकलता है वो यहाँ से बन रहा होता है। तो कई कैंसर्स इस सेमिनल वेसिकल्स के अंदर फैल जाते हैं, उसको स्टेज 3 बोलते हैं। जो स्टेज 2 होता है वो भी प्रोस्टेट के अंदर या उससे थोड़ा सा बाहर ऐसे निकल रहा होता है। ओके। जब हम फिंगर में टेस्ट करते हैं और उसमें वो फील हो जाता है तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 3 जो होता है सेमिनल वेसिकल में जा रहा होता है। ठीक है। और स्टेज 4 जो कैंसर है वो प्रोस्टेट से बाहर, यहाँ पे पेल्विक वॉल है, ये जो हमारी बोन्स होती हैं साइड में, वहाँ पे लिम्फ नोड्स है, उसमें फैल जाता है, या पेट में फैल जाता है, या फिर आपकी स्पाइन में आ गया में आ जाता है, या स्पाइन में आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कैंसर पूरा प्रोस्टेट से बाहर निकल चुका है, ये स्टेज 4 कैंसर होता है। ओके। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू कि स्टेज क्या है। अगर अर्ली स्टेज है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, लोकलाइज्ड है। लोकली एडवांस्ड है स्टेज 3, उसका अलग ट्रीटमेंट है, और स्टेज 4 का बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है। सो प्रोस्टेट कैंसर के 4 ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेजेस के लिए होते हैं। ठीक है। एक हो गया एक्टिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस में क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि कैंसर बहुत अर्ली है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ उसको मॉनिटर करते हैं क्लोजली। ठीक है। हर 6 महीने PSA करेंगे, हर साल प्रॉब्ली प्रोस्टेट बायोप्सी करेंगे, MRI करेंगे, तो ऐसे लाइफ टाइम करते हैं। एक्टिव सर्वेलेंस किन के लिए सूटेड है? अगर किसी का बहुत ही अर्ली कैंसर होए, स्टेज 1 कैंसर
ग्लीसन स्कोर जो होता है उसका 6 है, अगर 7 है, 8 है, 9 है, 10 उसमें नहीं करना चाहिए, 6 में कर सकते हैं। उसमें भी लो वॉल्यूम डिजीज़ होनी चाहिए कि मे बी PSA भी 5 से कम होना चाहिए, और कैंसर जब हमने 12 कोर लिए उसमें 1-2 कोर से ज़्यादा कैंसर नहीं होना चाहिए। प्लस पेशेंट को समझना चाहिए काफ़ी बारी ये जो कैंसर है वो हमारा पूरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बायोप्सी में, तो हमारा कोई अग्रेसिव कैंसर जो प्रोस्टेट के अंदर होगा वो मिस भी हो सकता है। अगर ये सब समझ के पेशेंट फिर भी चाहता है कि मेरे को ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराना है जिसमें मैं क्लोज फॉलोअप करूँगा, तो फिर हम एक्टिव सर्वेलेंस कर सकते हैं। उसमें बस यही फॉलोअप करते रहते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर कभी लगेगा कि रिपीट बायोप्सी में ग्लीसन बढ़ रहा है या PSA तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से मीन्स कि सी की PSA मोर देन 1 पर ईयर तो नहीं बढ़ रहा, दैट इज़ फास्ट इंक्रीज ऑफ PSA, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। और एक ट्रीटमेंट है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में हम लोग कैंसर को ट्रीट नहीं करते, सिर्फ सप्रेस करते हैं। तो ये वाला ट्रीटमेंट स्टेज 4 में होता है, क्योंकि स्टेज 4 में कैंसर पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रोस्टेट को निकाल दिया तो डिजीज़ क्योर हो जाएगी, क्योंकि बाकी बॉडी में जो फैला हुआ है उसका क्या करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग कैंसर को सप्रेस करते हैं। बेसिकली जो प्रोस्टेट कैंसर है उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है, वो जितना ज़्यादा होएगा उतना ही प्रोस्टेट कैंसर स्टिमुलेट होएगा। आपने देखा होगा कि जिनके पास डॉग्स हैं उनको पता है कि हम उनकी ऑर्किडेक्टमी कर देते हैं यंग एज में, ताकि उनको बाद में चल के कैंसर ना बने। राइट। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो टेस्टिस होती है वही टेस्टोस्टेरोन बना रही होती है, और वो आगे चल के कैंसर बना सकती है। तो हार्मोन थेरेपी भी हम ये करते हैं, तो दवाइयाँ देते हैं या टेस्टिस निकाल देते हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम होता है, उससे कैंसर को न्यूट्रिशन स्टिमुलेशन कम हो जाती है, जिससे कैंसर सप्रेस हो जाता है। तो काफ़ी पेशेंट जिनका PSA 80 था, 100 था, 200 था, कैंसर था, हम हार्मोन थेरेपी देते हैं, टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, तो उससे PSA 2 पहुँच जाता है, 1 पहुँच जाता है, बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तो सब लोग क्यों हार्मोन थेरेपी नहीं करते? वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर स्टेज 1 and 2? एक तो ये कि हार्मोन थेरेपी का रिस्पॉन्स परमानेंट नहीं है, वो 2 साल तक 3 साल तक कैंसर को कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर उसको इनफेक्टिव होता है। फिर PSA बिना हार्मोन थेरेपी के भी, मतलब हार्मोन थेरेपी आप देते रहो फिर भी कैंसर बढ़ने लगता है। वो इसलिए क्योंकि कैंसर के डिफरेंट सेल्स होते हैं। कई कैंसर्स की ग्रोथ तो टेस्टोस्टेरोन से डिपेंडेंट होती है, और कई कैंसर्स की ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन से इंडिपेंडेंट होती है। तो शुरू में जो सेल्स होते हैं ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होते हैं, तो सारे सप्रेस हो जाते हैं, PSA कम होता है। लेकिन ओवर 2 और 3 ईयर्स जो नॉन डिपेंडेंट सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अपनी ग्रोथ अपने आप ही हो रही है। कैंसर सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल हो रही है, विदाउट एनी न्यूट्रिशन, विदाउट एनीथिंग। बॉडी के अपने न्यूट्रिशन को ग्रैब करके वो ग्रोथ होती है। तो आपका टेस्टोस्टेरोन फिर भी लो है, फिर भी PSA बढ़ते जा रहा है। तो एक तो हार्मोन थेरेपी का रिस्पॉन्स परमानेंट नहीं है। सेकेंडली, हार्मोन थेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बेसिकली जैसे फीमेल्स को 50 ईयर्स के बाद जब हार्मोन की कमी होती है, मीनोपॉज होता है, तो वैसे ही हार्मोन थेरेपी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने से पेशेंट्स को हॉट फ्लशेस होने लगते हैं, गर्मी लगती है बीच बीच में। इसके अलावा कई लोगों को पेनफुल गायनेकोमेस्टिया होता है, मतलब ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं और वो पेनफुल हो जाते हैं। फिर इससे बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म काफ़ी बढ़ता है, जिससे कि कई लोगों को ये वेट गेन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है, डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, ब्लड वेसल्स में हार्ट डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में कमी होती है, कई लोगों का हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है, कई लोगों की बोन्स वीक हो जाती हैं, तो उनको कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। तो ये सारे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं जो हार्मोन थेरेपी से हो जाते हैं। हार्मोन थेरेपी इज डिफरेंट फ्रॉम कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी तो आपने सुना होगा कि इमीडिएटली बाल झड़ने लगते हैं, और वो सारे साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन टेकिंग इट फॉर लाइफ टाइम, हार्मोन थेरेपी में भी 3 साल 4 साल के बाद ये सब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए हार्मोन थेरेपी तभी देते हैं जब स्टेज 4 कैंसर हुए। जब स्टेज 1 और 2 कैंसर है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि हम उसको या तो रिमूव करें सर्जरी से या रेडिएशन दें। यही 2 ऑप्शन हैं। मुझे सर एक चीज़ बताइए, अगर व्हाट आर द लाइक्लीहुड की जो आई टेक इट ऑन द स्टेज वाइज, स्टेज 4 पे क्या लाइक्लीहुड रहता है आपके एक्सपीरियंस, और मे बी फ्रॉम द कॉन्फ्रेंसेस यू हैव कंडक्टेड? इसमें आप ये पूछो कि स्टेज 1 में आपने बोला कि सर्जरी और रेडिएशन, तो इसमें से कौन सा हमारे को सिलेक्ट करना चाहिए? वो आई विल कम टू दैट। ये थोड़ा ना मेरा एक ह्यूमन फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा। सर मुझे एक चीज़ है, व्हाट वुड बी द लाइक्लीहुड इन योर एक्सपीरियंस, द कॉन्फ्रेंसेज यू हैव कंडक्टेड, कि स्टेज 4 से लोग क्योर होके नॉर्मल लाइफ में आते हैं? कुछ नंबर होगा कि इतने लोग बच जाते हैं?
ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे से बहुत पेशेंट से पूछते हैं हमारा स्टेज 4 है, अब लाइफ कितनी बची है मेरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है. सो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे. ओके. कि आपका ग्रेड कौन सा है कैंसर का. अगर आपका स्टेज 4 है लेकिन ग्लीसन 6 कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. लेकिन अगर आपका ग्लीसन स्कोर 10 कैंसर है और PSA भी बढ़ा हुआ है और मेटास्टेटिक कैंसर है, स्टेज 4 कैंसर, उसका ट्रीटमेंट से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है. तो कैसा रिस्पॉन्स किसी का आता है वो हम लोग एट द आउटसेट नहीं बोल सकते. हमारे को ट्रीटमेंट करके ही डिसाइड करना है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है. ओके. कहने का मतलब है कि आपके पास, मेरे पास पेशेंट आता है स्टेज 4 कैंसर का और वो मेरे से पूछता है मेरा कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैं उस टाइम नहीं बोल सकता. मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका पहले हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आया. जैसे हमने हार्मोन थेरेपी दी, किसी का अगर PSA 200 से सीधा 0 आ गया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. लेकिन अगर किसी का PSA हमने 80 था और उसका हमने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करी, उसका हम एक्सपेक्ट करें कि 2 या 3 पहुंचना चाहिए PSA, लेकिन वो PSA 2 या 3 पहुंचने की जगह 80 से सिर्फ 60 हुआ, तो ज़्यादा फर्क नहीं है. तो इनका मतलब ये अग्रेसिव कैंसर, इनका ऑलरेडी उस स्टेज में पहुंच चुका है जब ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर नहीं है. तो इनको जल्दी ये अगली स्टेज पे जाएंगे, इनको कीमोथेरेपी चाहिए होगी और हो सकता है कीमोथेरेपी भी काम ना करे और इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है. और कम मीन्स कि मे बी 2 और 3 ईयर्स में इनकी डेथ हो सकती है. एक कनाडा में स्टडी हुई थी, अभी रिसेंटली आई है, उसको आयरन मैन स्टडी बोला था. ओके. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी. उन्होंने देखा कि कई लोगों का कैंसर, मतलब आप कौन सा स्टेज 4 कैंसर है उसको हम फॉलोअप कैसे करें. आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, राइट. तो ट्रीटमेंट क्या, उन्होंने बोला कि आप उनका PSA देखो कि 0.2 से कम आया है कि नहीं आया. अगर किसी का हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करी, उसका PSA 0.2 से कम आ गया तो दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसी ट्रीटमेंट में कंटिन्यू रखो. लेकिन अगर आपका PSA 0.2 से कम नहीं आया, आपका PSA चाहे 4 भी आ गया, 80 से 4 आ गया, तो वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी 0.2 से ज़्यादा है, 4 है, तो आप उसको सीरियसली लो और उसको और ट्रीटमेंट्स दो. जैसे कि सेकेंड जनरेशन हार्मोन थेरेपी भी है, कीमोथेरेपी भी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, वो आगे देना होता है. और ऐसे पेशेंट जिनका 0.2 से कम आया है और ऐसे पेशेंट जिनका 0.2 से कम नहीं आया, वो लोग अग्रेसिव कैंसर, उनकी लाइफ मे बी 2 और 3 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है. Has there been any case where you felt नहीं यार the person would live for 2-3 years but he lived? तो इसके 2 एग्जांपल्स हैं, लाइव एग्जांपल्स हैं. एक पेशेंट तो मेरे पास आए थे, उनको 2-3 हॉस्पिटल्स में वो गए, उनको बोला कि अब आपका 2-3 महीने से ज़्यादा लाइफ नहीं है, और ऐसे करके डरा दिया. और पेशेंट भी बिल्कुल डिसमेड हो, उनकी फैमिली पूरी दुखी थी. फिर वो मेरे पास आए और मैंने उनको भी यही बताया कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा रिस्पॉन्ड करेगा. हार्मोन थेरेपी जब हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. और एज लक वुड हैव इट, गॉड वाज हेल्पिंग और उनका कैंसर भी फेवरेबल था. उनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, PSA उनका 0.2 आ गया और अब ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, उनका PSA 0.2 ही है, कैंसर बिल्कुल कंट्रोल है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. ये तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया. एक ऐसा ही पेशेंट, ये US में बहुत कॉमन एक एग्जांपल काफ़ी लोग देते हैं कि एक कन्विक्ट था, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट थी, तो उसका कैंसर डायग्नोस हुआ, उसका PSA 2000 था, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया कि इनकी तो इसकी लाइफ अब 2-3 महीने ही रह गई है, इसको वैसे भी तो इसने मरी जाना है, तो उसको बाहर छोड़ दो. और उसकी 5-6 साल तक वो बिना किसी प्रॉब्लम के जिंदा रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको बाहर छोड़ दिया था ये सोच के कि 3 महीने बाद वो मरने वाला है. सो ये रियल एग्जांपल्स हैं. तो इसलिए हम लोगों को एट द आउटसेट ही डिसमे नहीं होना जाना चाहिए कि बस अब कैंसर हो गया, अब डेथ हो ही जाएगी. आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है और रिस्पॉन्स आता है, और पेशेंट्स कैंसर फ्री लाइफ बहुत लंबे टाइम के लिए जी सकते हैं. हाउ डू यू डिसाइड और हाउ डू यू काउंसिल कि एक बंदे को रेडिएशन में जाना चाहिए या फिर एक बंदे को सर्जरी करानी चाहिए? हाउ डू यू डू दैट? सो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ये चीज़ पूछते हैं कि मेरे को अब सर्जरी करानी चाहिए कि रेडिएशन करानी चाहिए, बिकॉज मेरे को प्रोस्टेट कैंसर. आपको ये समझना चाहिए कि सर्जरी के अंदर पूरा का पूरा हम लोग प्रोस्टेट निकाल देते हैं और उसको फिर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. पेशेंट 5 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रहता है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज हो जाता है. 10 डेज़ में रिपोर्ट आती है कि बायोप्सी में कैंसर कैसा था, प्रोस्टेट के अंदर था कि थोड़ा फैला हुआ है कि सेमिनल वेसिकल्स में फैला हुआ है.
तो हमारे को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कैंसर की क्या कंडीशन है, पूरा कैंसर निकल गया है कि नहीं निकल गया। ठीक है। रेडिएशन में क्या करते हैं कि 6 हफ्ते तक पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, 5 डेज जाएगा, 2 डेज छुट्टी होती है, डेली जाएगा, आधे घंटे के लिए रेडिएशन थेरेपी मिलेगी, उसके बाद घर चले जाएगा। 6 वीक्स ऐसे जाएगा और 2 ईयर्स के लिए उनको हार्मोन थेरेपी मिलती रहेगी। हार्मोन थेरेपी से PSA कम रहता है, तो आपको पता नहीं चलेगा 2 साल तक कि ये कैंसर क्योर हुआ भी है कि नहीं हुआ। ओके। क्योंकि हमारे को टिश्यू डायग्नोसिस मिला नहीं है। PSA आपका इन 2 साल तक फ्लक्चुएट करते रहता है। रेडिएशन के बाद ये कॉमन है कि PSA ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि रेडिएशन से थोड़ी स्वेलिंग होती है, थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है। तो PSA जब सर्जेस होंगे तो आपको एंग्जाइटी हो रहेगी, कैंसर क्योर हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो इन 2 साल में आपको हो सकता है बीच बीच में एंग्जाइटी होए, बीच में बायोप्सी करानी पड़े, तो काफ़ी 2 साल तक अनसर्टेनिटी रहती है। जब आपने सर्जरी कराई है तो आपको इमीडिएटली बायोप्सी आ गई है, जो आपने सर्जरी की स्पेसिमेन निकाला है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा है, उसमें आ गया है कि कैंसर प्रोस्टेट के अंदर लोकलाइज्ड है। और हम PSA जब 1 महीने बाद 6 हफ्ते बाद कराते हैं तो PSA 0 आता है, तो उससे काफ़ी माइंड में एक रिलैक्सेशन आती है कि कैंसर आपका क्योर हो गया है एंड नाउ आई एम सेफ, आई एम कैंसर फ्री। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लोकलाइज कैंसर में सर्जरी करने का। इसके अलावा भी कई कैंसर ऐसे होते हैं कि अग्रेसिव होते हैं, हमने सोचा है कि लोकलाइज है लेकिन एडवांस कैंसर निकलते हैं। जैसे हमने सर्जरी करी, उसमें बायोप्सी में थोड़ा सा बाहर फैला हुआ आया, तो अगर ऐसे आता भी है तो हमारे को सर्जरी में इमीडिएटली पता चल गया कि ये चीज़ ऐसी है, हमारे को क्लोज फॉलोअप रखना है। अगर बाद में रेडिएशन करनी हुए तो हम रेडिएशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन रेडिएशन के बाद आपने 2 साल रेडिएशन करी, हार्मोन थेरेपी करी है, हार्मोन थेरेपी के बाद आपने हार्मोन थेरेपी जब बंद करी, PSA फिर बढ़ने लगता है, तो आपको समझ आता है कि आपने बायोप्सी करी, उसमें कैंसर आया, तो आपको समझ आता है कि कैंसर क्योर नहीं हुआ रेडिएशन से। तो अगर रेडिएशन के बाद कैंसर क्योर हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कैंसर नहीं क्योर हुआ तो रेडिएशन के बाद प्रोस्टेट पूरा चिपक जाता है अपने सराउंडिंग एरिया से, ब्लैडर से और रेक्टम से, तो उससे सर्जरी करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ओके। तो अगर सर्जरी के बाद किसी को रेडिएशन की ज़रूरत पड़े तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन रेडिएशन के बाद सर्जरी करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो काफ़ी बारी तो डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस आप सर्जरी मत कराओ, और अगर डॉक्टर कहता भी है तो जब पेशेंट समझता है कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो अपने आप मना कर देता है कि मेरे को ट्रीटमेंट नहीं कराना। ये वाली एक स्टडी हुई थी मेमोरियल स्लोन केटरिंग न्यूयॉर्क में। उन्होंने रैंडमली 2000 पेशेंट्स को की सर्जरी करी और 2000 पेशेंट्स की रेडिएशन करी, और उसके बाद देखा कि उनका सर्वाइवल कैसा है। तो उन्होंने देखा कि जो सर्जरी वाला ग्रुप था उसका सर्वाइवल 97% था और रेडिएशन वाले का सर्वाइवल 93% था। ओके। तो 93-97 में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया तो उसमें उन्होंने देखा कि सर्जरी वाले ग्रुप जो था, इफ़ यू डू सर्जरी इट एक्चुअली सेव्स मोर लाइव्स एज कम्पेयर टू रेडिएशन। और उन्होंने जब स्टडी करी तब उन्होंने यही देखा कि सर्जरी वाले पेशेंट जो थे 2000 थे, उनमें 100 लोगों को रेडिएशन की ज़रूरत पड़ी, 100 के 100 लोगों ने रेडिएशन करा ली। लेकिन रेडिएशन ग्रुप में 300 लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। एक तो इन 2 साल में डायग्नोसिस डिले हो गया था, क्योंकि 2 साल से कैंसर है, कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, तो कैंसर फैल चुका था, तो सर्जरी कर नहीं सकते थे। कई लोगों का सर्जरी फिर भी लोकलाइज था, सर्जरी इंडिकेटेड थी, लेकिन सर्जन ने मना कर दिया कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई लोगों का सर्जन ने भी हाँ बोला तो पेशेंट्स ने मना कर दिया। तो टोटल 300 लोग जिनको सर्जरी कराने की ज़रूरत थी, उनमें सिर्फ 10 लोगों ने सर्जरी कराई। ओके। तो क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट मिला नहीं, तो इसलिए उनकी सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं था जितना सर्जरी ग्रुप में था। तो कैंसर में हमेशा ये होता है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब आगे कुछ चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो बेटर है कि पहले सर्जरी कराओ, क्योंकि बाद में अगर रेडिएशन की ज़रूरत पड़े तो फिर रेडिएशन हम आराम से कर सकते हैं। आई मीन मैं अभी तक जितना समझा ना, इट गोज विद द ट्रीटमेंट एंड देन द ट्रीटमेंट ऑन योर बॉडी कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट डिसाइड्स कि तुम कैसे होने वाले हो आगे। या बट मुझे एक चीज़ समझ आई कि सर्जरी से पीपल गेट साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस कि हाँ मेरा निकल गया है, आई एम क्योर, इट्स क्योर्ड नाउ। देन देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, लाइक सर्जरी के बाद प्रोस्टेट निकल गया तो आगे से प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेडिएशन में फिर भी प्रोस्टेट बॉडी में है, हाँ, तो प्रोस्टेट की आगे की प्रॉब्लम्स, कभी यूरिन में ब्लॉकेज हो गई, यूरिन में दिक्कत हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ गया, यूरिन में ब्लड आ रहा है, वो सब चीज़ें बाद में आगे की लाइफ में हो सकती हैं, जो सर्जरी के बाद कभी भी नहीं होंगी। अ पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू अ सर्जरी एंड आपको बायोप्सी भी हो गई, देयर इज एवरीथिंग इज फिट,
उसकी बॉडी कैसे बिहेव करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट? सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अगर इतना ही अच्छा था तो फिर दो क्वेश्चंस आते ही क्यों हैं? सर्जरी और रेडिएशन, लोग रेडिएशन की बात ही क्यों करते हैं? सर्जरी की हमेशा सब लोग क्यों नहीं बात करते हैं? वो इसलिए क्योंकि सर्जरी में भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं सर्जरी के, वो एक तो यूरिनरी लीकेज, ओके, और एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या होता है यूरिन से ये जो यूरिन स्फिंक्टर होता है, जो यूरिन कंट्रोल का स्फिंक्टर है, जैसे हमारे यूरिन लगता है तो हम यूरिन रोकते हैं, तो वो स्फिंक्टर प्रोस्टेट के बहुत पास होता है। तो हम सर्जरी जब करते हैं तो उस स्फिंक्टर की डैमेज का डर होता है। तो इसलिए हमारे को जब सर्जरी करते हैं तो हम लोग उसकी प्रिकॉशन लेते हैं। अब मैंने अपनी सर्जरी में हम लोग पहले प्रोस्टेट के अराउंड जितने भी टिश्यूज उनको कट करके हम लोग प्रोस्टेट को निकाला करते थे। मसल्स को, लिगामेंट्स को हम लोग कट करते थे और उसके बाद प्रोस्टेट को निकालते थे। मतलब हमने न्यू टेक्निक स्टार्ट करी है, हुड टेक्निक, जिसके अंदर हम लोग बिना उन लिगामेंट्स को और मसल्स को कट करे हम लोग सिर्फ प्रोस्टेट को टिश्यूज में से बाहर निकालते हैं। तो जब हम सराउंडिंग टिश्यूज को, लिगामेंट्स को, स्फिंक्टर को हम टच ही नहीं करते तो उसमें यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। मैक्सिमम अगर लोगों को होती है तो टेम्पररी 1-2 महीने 3 महीने तक होती है, उसके बाद नहीं होती। इसके अलावा हम लोग नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं, जिसमें जो प्रोस्टेट के पास की नर्व्स हैं उसको बचाते हैं, जिससे यूरिन कंट्रोल जल्दी वापस आता है। ओके। और साथ में एक एमनियोटिक रैप यूज़ करते हैं, जिसमें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती है जो हम लोग नर्व्स के ऊपर डालते हैं, तो उससे नर्व रीजनरेशन होती है, उससे टिश्यू रीजनरेशन ज़्यादा होती है, तो यूरिन कंट्रोल जल्दी आता है। तो इसकी वजह से हम लोग जब सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जिसमें यूरिन लीकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसमें भी यही है कि जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि डेड मैन कैन नॉट हैव सेक्स। और सिर्फ डेथ की बात नहीं है, कैंसर के और भी इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल, और बॉडी को इतना वीक कर देते हैं कि आप आगे सेक्स का सोच भी नहीं सकते। राइट। तो आप इसी डर से कि मैं आगे सेक्स नहीं कर पाऊंगा, आप अपने ट्रीटमेंट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप जब अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप अपना नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ भी मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी में हम लोग नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं, जिसमें हम लोग जो इरेक्शन की नर्व्स हैं उसको सेव करते हैं और उसके ऊपर एमनियोटिक रैप लगाते हैं, जिससे टिश्यू रीजनरेशन होती है और नर्व्स को रीजनरेशन में हेल्प होती है और इरेक्शंस जल्दी वापस आती हैं। इसके अलावा हम लोग पिनाइल रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिसमें मेडिसिन और एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे पिनाइल फंक्शन, इरेक्शन, पिनाइल लेंथ, ये सब जल्दी रिकवर करें। फाइनली पेशेंट को समझना चाहिए कि अगर आपको इरेक्शंस का इतना ही कंसर्न है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम फुली क्योर हो सकते हैं और आपको आगे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपका कैंसर क्योर हो जाए, और एक जो हमारे को ध्यान रखना होता है कि यूरिन लीक ना करे। ये सब नॉर्मल हो जाएगा तो इरेक्शन प्रॉब्लम तो आराम से हैंडल हो सकती है। बट आफ्टर जस्ट आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, कितना टाइम लगता है एक पर्सन को गेट बैक टू दी 100% रेगुलर लाइफ? 6 months, 8 months? 3 to 6 months. 3 to 6 months? Yeah. A person gets back to regular life? Yeah. ओके। कमिंग बैक, मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, एक ट्रेडिशनल सर्जरी जहाँ पर शायद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वर्सेस रोबोटिक, क्या क्या डिफरेंस आता है इसमें? एंड व्हाई वुड आई ट्रस्ट रोबोट्स? Yeah. So that's a great thing. Why would you trust robot? So मेरे चाचा पूछते थे कि अगर सर्जरी रोबोट करता तो आप क्या करते हो? अच्छा। सेम थिंग, व्हाई वुड आई ट्रस्ट रोबोट्स? सो यही मिसकंसेप्शन है लोगों की, रोबोट सर्जरी करता है। रोबोट सर्जरी नहीं करता। जो सर्जन है वो कंसोल में बैठ के रोबोट को कंट्रोल करता है। ओके। जो भी रोबोटिक मूवमेंट्स है वो 100% सेफ होती हैं और फुली कंट्रोल बाय द सर्जन है। ऐसा नहीं है कि रोबोट अपने आप बॉडी में जाके मूवमेंट्स कंटिन्यू करता है और आराम से सर्जरी करता है। वो जो हम लोग कमांड देंगे रोबोट को, वही वाली मूवमेंट, अगर मैं बोलूँगा कि आगे मूव करो तो आगे मूव करेगा, पीछे मूव करो तो पीछे मूव करेगा। सो इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द सर्जन। ओके। रोबोटिक सर्जरी होता क्या है? बेसिकली रोबोट बेड साइड पे होता है, पेशेंट के अंदर रोबोटिक आर्म्स होते हैं, वो भी अपने आप रोबोट आर्म नहीं डालता, हम लोग पेशेंट के अंदर रोबोट को सेट करते हैं, आर्म्स अंदर सेट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग कंसोल पे बैठते हैं। कंसोल एक अलग से होता है जिसपे सर्जन कंसोल पे बैठता है और उसके बाद रोबोटिक आर्म्स को जॉयस्टिक होती है उससे कंट्रोल करता है। ठीक है। एक लेंस होता है उससे विजन कार्ट में, जिससे हम 3D HD विजन देखते हैं, मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं। तो जो भी हम लोग देख रहे होते हैं उसमें वो मैग्नीफाइड विजन बॉडी की हमारे को अंदर दिखती है। ओके।
सो डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है कि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उसमें हम लोग उसमें भी की होल इंसिजन होता है, छोटे छोटे होल से सर्जरी करते हैं, बट हम लोग पेशेंट के बेड साइड पे अपने आप भी आर्म्स मूव करके लैप्रोस्कोप मूव करके उसका सर्जरी करते हैं। राइट। तो एक तो जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो उसमें आर्म ट्रेमर जो है वो जीरो है। जो भी Right. हमारा अगर किसी कोई को shake आ रहा है, हाँ हाँ। शेक आ रहा है, कोई पार्किंसनिज्म का पेशेंट का हाथ ऐसे ऐसे भी हो रहा है, लेकिन अगर सर्जरी के अंदर वो रोबोटिक आर्म है वो बिल्कुल स्टेबल होएगा। तो आप थोड़ा सा ऐसे करोगे तो थोड़ा सा ऐसे ही होगा, मतलब इट इज वेरी स्टेबल। सो इट्स लाइक अगर रोबोट स्ट्रेट लाइन खींचना है हम थोड़ा सा वे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तो प्रिसीजन 100% होगा। प्रिसीजन 100% होगी। सो वन इट इज़ वेरी स्टेबल। लैप्रोस्कोपी में वो स्टेबल नहीं है। अगर हैंड ट्रेमर हो रहा है तो वो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट भी ट्रेमर करेगा, लेकिन रोबोट में वो ट्रेमर नहीं है। तो अगर ट्रेमर नहीं है तो बिल्कुल प्रिसाइज कटिंग है, जहाँ पे हम कट करना चाहते हैं वहीं पे कट करेंगे। आसपास की नर्व्स, ब्लड वेसल्स उनको बचा सकते हैं, जो भी वाइटल ऑर्गन्स उनको बचा सकते हैं, जो हमारे को चीज़ निकालनी है उसी को हम निकाल सकते हैं। तो एक बड़ा एडवांटेज है। सेकेंडली इसमें 3D HD विजन है, मैग्नीफाइड व्यू है। इट इज़ समथिंग लाइक आप मूवी, एक नॉर्मल मूवी देखने जाते हो और एक HD मूवी देखने जाते हो, 3D मूवी देखने जाते हो, उसमें आपको दिखता है बिल्कुल बड़ा बड़ा आपके मुंह के सामने आ रहा है। तो सेम थिंग व्हेन वी आर डूइंग द सर्जरी, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल पेल्विस के अंदर, बॉडी के अंदर घुसे हुए हैं और सर्जरी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर विजन, मतलब बेटर प्रिसीजन, हम लोग बेटर सर्जरी कर सकते हैं, पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो मूवमेंट है रोबोटिक आर्म्स की। तो लैप्रोस्कोपी में सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट आगे पीछे ऐसे करते हैं। रोबोट के अंदर जैसे नॉर्मल ह्यूमन हैंड है, ह्यूमन हैंड की क्या मूवमेंट्स होती हैं, एक तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, ये रोबोट में मूवमेंट होती है। रोटेशनल मूवमेंट वो रोबोट में होती है जो लैप्रोस्कोपी में नहीं होती। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ग्रिप, पिंसर ग्रिप जो होती है, ये जो ग्रिपिंग मूवमेंट है ये रोबोट में भी होती है और हैंड में भी होती है। राइट। ये जो ग्रिप है ये लैप्रोस्कोपी में नहीं होती। इनफैक्ट ये ग्रिप ही है जो बहुत सारे एनिमल्स को और ह्यूमंस को डिफरेंशिएट करती है। ह्यूमंस आर मोर सुपीरियर बिकॉज दे हैव दिस ग्रिप। राइट। सो ये चीज़ रोबोट में आती है। तो उसकी वजह से हम टिश्यू सूचरिंग और जो भी डेलिकेट चीज़ें वो सारी हम लोग रोबोट से कर सकते हैं, जो हम लैप्रोस्कोपी से नहीं कर सकते। ओके। इज रोबोटिक सर्जरी मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल सर्जरी? Yes, it is more expensive. Robotic surgery is almost 1 to 2 lakh rupees more expensive than a traditional surgery. But अगर आप सिर्फ सर्जरी कॉस्ट कंसिडर करोगे, अगर आप इसमें ये भी कंसिडर करोगे कि एक तो आजकल काफ़ी सारे इंश्योरेंस में कवर हो रहा है, ओके, तो कॉस्ट इज़ नॉट अ मेजर क्राइटेरिया। ठीक है। नंबर 2, आप रोबोटिक में 3 दिन हॉस्पिटल स्टे होती है, तो अगर ओपन सर्जरी में या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपकी 7-8 दिन होती है, तो 5 दिन जो एक्स्ट्रा हॉस्पिटल स्टे के आपके कॉस्ट बढ़ जाती है। रोबोट में आपको ब्लड लॉस नहीं होता, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ब्लड लॉस होता है लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में, तो उसके कॉस्ट बढ़ती है। रोबोटिक्स में ICU स्टे कोई नहीं होती, पेशेंट नॉर्मली अपने रूम में चले जाता है। ओपन सर्जरी में ICU स्टे हो सकती है, तो उसमें ICU स्टे की कॉस्ट बढ़ जाती है। देन रिटर्न टू वर्क, आप 5 दिन में अपने काम पे जा सकते हो या 2 महीने अपने बेड पे पड़े रहोगे, तो उसमें आपको जॉब में जो लॉस होता है। तो अगर आप सारी चीज़ें आप असेस करोगे, इसके अलावा इन्फेक्शन, पेन जो सर्जरी के बाद हो रही है, तो उसकी वजह से आप काम पे नहीं जा सकते, सोशल अपना कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप सारी चीज़ें असेस करोगे तो शायद रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा चीपर ही पड़ेगी। एंड रोबोटिक सर्जरी जितना मैं समझा हूँ, इट हैज़ मोर एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोप। या ओके सर, विद दिस वी ट्रिम डाउन आवर पॉडकास्ट टू द एंड पार्ट ऑफ इट। मुझे ना ये जानना है कि इफ़ समवन गेट्स द टेस्ट डन and what is the way to consult the right point of contact for prostate cancer or anything related to the prostate? Who are the right people for prostate? So that's a good question. Like कैसे, सबसे पहले हमको समझना चाहिए कैसे हम लोगों का डायग्नोस होता है। काफ़ी बारी तो रूटीन हेल्थ चेकअप्स में आप गए, उसमें आपने टेस्ट कराया, उसमें PSA बढ़ा हुआ आया, ठीक है, तो PSA बढ़ा हुआ आया, उसके बाद आपने बायोप्सी कराई, उसमें कैंसर आया। एक तो ऐसे होता है। दूसरा, आपने अपने कभी प्रोस्टेट सर्जरी कराई है एनलार्जमेंट के लिए, उसमें बायोप्सी कराई तो उसमें कैंसर आ गया, आपका PSA कभी बड़ा नहीं हुआ था। तो यही 2 कॉमन तरीके हैं जिससे कैंसर डायग्नोस होता है।
तो या तो आपने अपने रेगुलर यूरोलॉजिस्ट के पास गए हो, तो उनसे आपने प्रोस्टेट की सर्जरी कराई थी, उसमें बायोप्सी में कैंसर आया है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोस्टेट सर्जरी उसमें पूरा प्रोस्टेट नहीं निकला होता, तो कैंसर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, सिर्फ आपने थोड़ा बहुत प्रोस्टेट जो ब्लॉक कर रहा था वो निकलवाया है, तो उससे आपका डायग्नोस होता है। तो जब कैंसर डायग्नोस होता है तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपका जो यूरोलॉजिस्ट है जिसने किया है, तो हो सकता है कि वो डेफिनेटली उसने आपकी या आपके किसी फैमिली मेम्बर की कोई स्टोन की सर्जरी करी हुई है या दूसरी कोई सर्जरी करी हुई, तो उससे आपका रिलेशन है, बट ही माइट नॉट बी अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट। ओके, तो अगर वो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं कर रहा और प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो शायद आपको फुल एडवाइस नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़, कैंसर नाम सुन के लोग ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने कभी सर्जरी के बारे में सुना नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, रेडिएशन के बारे में कभी सुना नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है, और दवाइयों के बारे में भी वो ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, इन सब के बारे में ज़्यादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में इतना जानते नहीं है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट भी आइडियल डॉक्टर नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए आपको यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और वो भी जो स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर में स्पेशलिस्ट हुए। ओके, जैसे मैं एक प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने यूएस में 3 इयर्स ट्रेनिंग करी थी एंडोयूरोलॉजी रोबोटिक सर्जरी में 2008 से 2011 तक। उसके बाद फिर मैं अपोलो हॉस्पिटल में आके प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट रेगुलरली कर रहा हूँ। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम हमारे पास फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट है कि हम पेशेंट की एग्जैक्ट ग्रेडिंग करें, एग्जैक्ट स्टेजिंग करें, देखें कि किस स्टेज पे कैंसर है, और हम लोग सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं वहाँ पे। काफ़ी बारी आप ऐसे हॉस्पिटल जाओगे जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो वो वाला डॉक्टर आपको वो एडवाइस ही नहीं करेगा कि ये भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो हमारे पास हॉस्पिटल में सारे ट्रीटमेंट्स हैं, रेडिएशन है, हार्मोन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, रोबोटिक सर्जरी है, तो हम सारे ट्रीटमेंट्स आपको एडवाइस कर सकते हैं, और आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो वाला ही आपको एडवाइस करेंगे। तो इसीलिए अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है तो आपको ऐसे ही डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए जहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हों, और ऐसी डॉक्टर के पास जिसका स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर में इंटरेस्ट हो और वो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली ट्रीट कर रहा है। ओके, द टर्म यू यूज इज यूरोंकोलॉजिस्ट। Alright guys, with this we come to the end of the podcast, and I think as an engineer by profession I've learned a lot about prostate cancer. Sir, is there anything, audience is yours, is there anything you want कि कैसे awareness फैलाएं, कैसे risk factor को देखें, a closing statement line from you. सो 2 चीज़ें जो मेरे को बताना है कि प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है, और 50 ईयर्स के बाद बहुत कॉमन होता है, राइट। तो आपको हमेशा 50 ईयर्स के बाद अगर आपको कोई सिम्टम होए ना होए, आपके घर में कोई मेल है, तो आपको PSA टेस्ट करना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट है, अगर ये 4 से ज़्यादा है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसको कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको समझना चाहिए कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे प्रोस्टेट कैंसर मोर कॉमन है। जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को, फादर को या ब्रदर को या किसी ब्लड रिलेटिव को प्रोस्टेट कैंसर है, तो आपको कैंसर ज़्यादा कॉमनली हो सकता है। किसी मदर को ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके बेटे को प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जेनेटिक्स में ट्रैवल करता है। तो इन सब लोगों को PSA, जैसे सब लोगों को 50 की पहले बात करना चाहिए, इन लोगों को जल्दी PSA टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आफ्टर एज ऑफ 40। और आफ्टर द एज ऑफ 40 कट ऑफ 4 नहीं होता, आफ्टर एज ऑफ 40 कट ऑफ इज़ 2। अगर PSA 2 से ज़्यादा है आपका एंड एज इज़ अबव 40, सो देन इट इज़ हाई लाइकलीहुड कि वो प्रोस्टेट कैंसर, उसको आगे टेस्टिंग करानी चाहिए। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घर में किसी को, मेल्स को यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में कुछ रुक के आ रहा है, दिक्कत हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, इसको हल्के से ना लें, वो भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अगर कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। And the only thing that I have learned, the early you detect it, the early you're free, and you're safe. better results and it is curable, क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर हम लोग ठीक नहीं कर सकते। Perfect. Thank you so much for joining us, sir. It was an honor to host you, and lot of things to learn. Thank you for being with us. Alright guys, with this we're gonna end the podcast here. We're gonna leave a link in the description box to sir's official handles. अगर आपको कुछ भी चाहिए, you can go and consult him. Baki, if you have any doubts, what you can do is you can leave them in the comments. We're gonna see you some other time. This is Pod with Nick. Adios, ladies and gentlemen.